Morning, everyone. Today we are going to revise chapter first, challenges of nation building. सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द नेशनल इंटीग्रेशन, ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है सिलेबस में. द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, emerged as a major leader of the freedom movement after the Kheda Satyagraha 1918 and the Bardoli Satyagraha 1928. तो वो ज़्यादा फेमस हुए खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह के बाद. At the time of independence, the problem of the integration of princely states was a big challenge for the national unity and integrity of India. Under such difficult times, Sardar Vallabhbhai Patel undertook the daunting task of uniting all 565 princely states of India. तो यहाँ आपका ये MCQ भी बन जाता है कि हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट, तो 565 princely states. Known as an Iron Man of India, सरदार वल्लभ भाई पटेल known as an Iron Man of India. ये भी आता है आपके MCQs में. Patel approach to the question of merger of the princely states into independent India was very clear. मीन्स उनकी सोच इस बारे में बहुत क्लियर थी कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो रहना चाह रहे हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स, उनको कैसे मर्ज करना है इंडिया में. ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. बाय दिस पोलिटिकल एक्सपीरियंस, डिप्लोमेटिक prowess and the foresightedness, मीन्स उनकी दूरदर्शिता से, out of the India's 565 princely states, many had already given their consent to merge with India even before achieving the independence. तो बहुत सारे states 565 में से ऐसे थे जो बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया में मर्ज होने के लिए अपनी कंसर्न दे चुके थे. और किस वजह से? वो वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट्स की वजह से, उनकी कूटनीति की वजह से. सरदार पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 स्टेट्स, मींस किन को इंडिया में मर्ज करने में कौन से प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर. इट वाज अंडर द लीडरशिप दैट इंडियन फोर्सेस compelled the Hyderabad and Junagadh to merge with India, keeping well versed with Pakistan's intentions from the Jinnah's division, the two-nation theory. Sardar Patel's opinion on Kashmir was different from other leaders. तो बहुत सारे हमारे जो लीडर्स थे वो कश्मीर को एज जो है ऑटोनोमस जो है पावर देने के लिए एग्री थे, और दी भी गई कुछ हद तक. लाइक हैदराबाद, ही आल्सो वांटेड द कश्मीर इंटीग्रेशन विद इंडिया थ्रू मिलिट्री ऑपरेशंस. तो कश्मीर जो है कंसर्न नहीं दे रहा था इंडिया में अपनी मर्ज होने कश्मीर के रूलर. तो हैदराबाद को जिस तरह से उस पर मिलिट्री अटैक करके, इवन अटैक नहीं हुआ था, बस आर्मी को प्रिपेयर किया था, उससे पहले ही उन्होंने कंसर्न दे दी हैदराबाद के निज़ाम ने. तो बाकी लीडर्स की सोच, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की जो सोच थी वो इस बारे में अलग थी, लेकिन सरदार पटेल 100% जो है कश्मीर को इंडियन टेरिटरी में मर्ज करना चाह रहे थे, लेकिन बाकी एग्री नहीं हुए, तो उनकी इस बारे में जो है ये फुलफिल नहीं कर पाए वो इस चीज़ को. But due to the political decision of some prominent leaders, Sardar could not succeed in integration the Kashmir fully with India, which later turned into a major territorial या historical blunder for the country. Means starting से ही एक big issue रहा है जो कश्मीर है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच. However, Sardar will always remain as an astounding leader who combined in himself the features of true nationalist, catalyst and realist, popularly characterized as NCR in Indian political history. तो उनको NCR से मीनिंग
नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, कैटलिस्ट मीन्स तो तार्किक रूप से अपनी बात करता है, रियलिस्टिक वास्तविक बातें करते हैं। तो उनको ये उनके करेक्टर के मेन थ्री, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्टिक, ये एमसीक्यूज में आता है, इम्पोर्टेंट है। तो इन एनसीआर से हम क्या समझते हैं, या सी जो सी है वो कैटलिस्ट है, इस टाइप से आता है। द गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय द थ्री कंसिडरेशंस। फर्स्टली, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ें किस तरीके से डिसाइड की। फर्स्ट तो ये कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वहाँ की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उससे ये पब्लिसाइड लिया जाए कि वो इंडियन यूनियन में मर्ज होना चाहते हैं या नहीं, ना कि वहाँ के रूलर से। सेकेंडली, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग द ऑटोनॉमी टू सम रीजंस। और अगर कुछ रूलर्स चाहते हैं कुछ अपने लिए ऑटोनॉमी, तो कुछ हद तक वो उनको प्रोवाइड भी की जा सकती है किसी स्पेसिफिक रीज़न से। जैसे हैदराबाद जो है काफ़ी पावरफुल, या वहाँ के जो रूलर थे, निज़ाम थे, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट, और उनकी अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री की जो भी सिंबल्स होते हैं वो उनके अपने सारे थे, अपनी रेलवेज थी सेपरेट, तो काफ़ी पावरफुल थे। तो कुछ हद तक इस टाइप से जो इतने पावरफुल स्टेट्स हैं उनको कुछ हद तक ऑटोनॉमी दी भी गई। Thirdly, the backdrop of partition, which brought into the focus the contest over the demarcation of territory, the integration and the consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. तो थी जो गवर्नमेंट अप्रोच थी इनके बारे में, फर्स्ट तो ये था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको कुछ हद तक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर सकते हैं, और सेकंड ये कि वो सभी क्लियरली वहाँ के जो लोग हैं डिफरेंट टेरिटरीज़ के, वो एग्री होने चाहिए इंडियन यूनियन में मर्ज होने के लिए। और थर्ड ये था कि डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरी की जो बाउंड्री है वो अगेन डिसाइड की जाए। द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विच meant that their state agreed to become a part of the Union of India. तो जब इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया गया तो वहाँ के रूलर से एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। सभी 565 रूलर से ये साइन करवाए गए, और बहुत सारों ने बिफोर इंडिपेंडेंस साइन कर दिए थे। इसमें ये था कि वो जो रूलर हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो इंडियन यूनियन में मर्ज होने के लिए एग्रीड हैं। Succession of the princely states of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved more difficult than the rest. तो इनको मर्ज करने में, ये 4-5 स्टेट्स को मर्ज करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। हैदराबाद की रिगार्डिंग रीड करेंगे। निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on. तो उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जिसको, काफ़ी टाइम तक उन्होंने निगोशिएशंस की इंडियन गवर्नमेंट से, उनकी बातचीत जारी थी। ए मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम रूल गैदर्ड द फोर्स। तो वहाँ के जो पॉपुलेशन थी हैदराबाद की, उन्होंने निज़ाम के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि वो इंडियन यूनियन में मर्ज होना चाह रहे हैं। द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलीजिंग ए पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज द रज़ाकारास ऑन द पीपल। और निज़ाम के पास बहुत ही पावरफुल आर्मी थी जिसे रज़ाकारा कहा जाता था। ये वर्ड भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ रज़ाकारास? तो आंसर इज़ द निज़ाम्स आर्मी। तो निज़ाम की जो आर्मी थी उसको रज़ाकारा बोला जाता था। तो जो वहाँ की पॉपुलेशन ने निज़ाम के अगेंस्ट मूवमेंट की, तो निज़ाम ने उन रज़ाकारास को अपने सिटीजन से भिड़ने के लिए छोड़ दिया कि वो उसको कंट्रोल करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड ऑर्डर द आर्मी टू टैकल दिस सिचुएशन। और फिर इंडियन आर्मी को उनसे रज़ाकारास से निपटने के ऑर्डर दिए गए। आफ्टर द फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग, दोनों के बीच काफ़ी दिनों तक, कुछ दिनों तक जो है फाइटिंग हुई, द निज़ाम सरेंडर्ड। दिस लेड टू द हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया।
और इस तरीके से हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कर लिया गया। नाउ मणिपुर, द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधि चंद्र सिंह, तो ये भी एमसीक्यूज के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। मणिपुर के महाराजा ऑफ मणिपुर बोधि चंद्र सिंह signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained. Means वहाँ की जो इंटरनल ऑटोनॉमी है उस पर कोई आंच नहीं आएगी। वहाँ के जो राजा बोधि चंद्र है उनको इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी। मीन्स बाहरी जो सब्जेक्ट हैं डिफेंस वगैरह से रिलेटेड और एक्सटर्नल अफेयर्स को इंडियन गवर्नमेंट देख सकती है, लेकिन इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए। The government of India succeeded in pursuing the Maharaja into signing the merger agreement in September 1949। तो मणिपुर को 1949 में उनसे ये साइन करवाया गया मर्जर एग्रीमेंट विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। और वहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड थी उसके बिना उससे कंसल्ट किए द काज्ड ए लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर, द रिप्रेशंस ऑफ विच स्टिल बीइंग फेल्ट। क्योंकि वहाँ के जो लोगों में बहुत अधिक गुस्सा था तब तक, और लोग इस चीज़ को कि उनको इस तरीके से मर्ज किया जा रहा है उस टाइम पर पसंद नहीं आ रहा था लोगों को। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, और प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जो उस टाइम पर इंडिया में टोटल 6 स्टेट्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। थोड़े ही टाइम बाद ये डिमांड आनी शुरू होगी कि अगेन स्टेट्स की बाउंड्री डिसाइड की जाए और लैंग्वेज बेस पे स्टेट्स क्रिएट किए जाएं। जहाँ तक एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक टेरिटरी मींस एक स्टेट डिसाइड किया जाए। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया, और बहुत हद तक जो हमारी गवर्नमेंट के सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, उनको लगता था कि लैंग्वेज बेसिस स्टेट क्रिएट करने से कंट्री में फर्दर डिवीज़न हो सकता है। वो ऐसा करना नहीं चाह रहे थे और गवर्नमेंट इस चीज़ को काफ़ी टाइम तक टालना चाहती थी। लेकिन आंध्र प्रदेश में इसके रिगार्डिंग ए सेपरेट स्टेट क्रिएट करने के रिगार्डिंग मूवमेंट स्टार्ट हो गया। उसके बारे में हम रीड करेंगे यहाँ। During the colonial rule, the state boundaries were drawn and on the administrative convenience and simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers। तो जो भी territories डिसाइड की गई थी वो ब्रिटिश टाइम पर डिसाइड की गई थी, कॉलोनियल पावर के टाइम पर डिसाइड की गई थी। Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of states। तो जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर हमारे लीडर्स ने इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था जिस अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने टेरिटरीज़ को डिसाइड किया हुआ था स्टेट्स को। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि लैंग्वेज बेसिस स्टेट्स जो हैं क्रिएट किए जाएंगे। आवर लीडर्स फेल्ट दैट cramming our states on the basis of language might lead to the disruption and disintegration। लेकिन बाद में लीडर्स को लग रहा था कि इससे जो है बहुत डिसइंटीग्रेशन मीन्स फर्दर डिवीज़न हो सकते हैं। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर्स, और इस मैटर को टालना चाह रही थी कि बाद में देखा जाएगा। द डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। लेकिन जो स्थानीय लोग और जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया और काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट किए। पोट्टी श्री रामलू, ए कांग्रेस लीडर एंड ए वेटरन गांधीयन, वेंट टू एन indefinite fast that led to the death after 56 days। तो इसमें आपके 2-3 MCQs बन गए हैं कि कौन थे जिन्होंने जो फास्टिंग स्टार्ट की इनडेफिनेट डेज के लिए। पोट्टी श्री रामलू जो कि आंध्र प्रदेश क्रिएट करने के रिगार्डिंग मूवमेंट कर रहे थे, और कितने दिन के बाद उनकी डेथ हुई, 56 डेज तक उन्होंने फास्ट किया और उसके बाद उनकी
डेथ हो गई, और जो कि गांधी जी के फॉलोअर भी थे। हु वाज, तो लिख सकते हैं एक वेटरन गांधीयन। हु वाज पोटी श्री रामलू, ए कांग्रेस लीडर एंड ए वेटरन गांधीयन, जिन्होंने कि इंडेफिनेट फास्ट किया टू क्रिएट द आंध्र प्रदेश। Finally, Prime Minister announced the formation of the separate Andhra state in December 1952। और उनकी डेथ के बाद जो मूवमेंट था वो वॉलेंस में चेंज ना हो जाए, इस चीज़ से, इस डर से फिर आंध्र प्रदेश क्रिएट करने के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट की गई इन दिसंबर 1952, और एक्चुअली क्रिएट हुआ 56 में। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश spurred the struggle for making the other states on linguistic lines on the other parts of the country। और आंध्र प्रदेश क्रिएट होने के बाद कंट्री के बाकी एरियाज़ में, बाकी हिस्सों में भी एक रास्ता बन गया कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट क्रिएट किए जा सकते हैं। These struggle forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953। और फिर एक कमीशन डिसाइड किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, कंट्रीज़ की बाउंड्री लिंग्विस्टिक बेस पर, जो कि डिसाइड करेगा कि कितने कैसे स्टेट क्रिएट किए जा सकते हैं। लॉक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न in early years was that demands of separate states would endanger the unity of country। और स्टार्टिंग में हमारे जो लीडर्स थे उनकी सोच ये थी कि इससे फर्दर डिवीज़न हो सकते हैं हमारे कंट्री के। एक रिलीजन बेस पे डिवीज़न हुआ है ऑलरेडी, और आगे लिंग्विस्टिक बेस पर हो सकते हैं। इट वाज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट द प्रेशर्स ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन। और जो हमारा नया नया इंडिपेंडेंट कंट्री की जो मेन मोटिव यही था कि कंट्री की जो है यूनिटी को बनाए रखा जा सके, डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे तक ले जा सकें, तो उस पर उनको डेंजर लग रहा था हमारे लीडर्स को। इट वाज होप दैट इफ़ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड द लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल द रीजन्स, द थ्रेट ऑफ द डिवीज़न ऑफ सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड। लेकिन बाद में ये जो डाउट था वो गलत साबित हुआ, और लैंग्वेज बेस्ड स्टेट क्रिएट करने से जो इंडिया की यूनिटी है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुई। और उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स लैंग्वेज बेस पे क्रिएट किए गए, जैसे कि बॉम्बे है, अब एक सिटी है ओनली मुंबई। पहले पूरे स्टेट होता था, और स्टेट भी सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, गुजरात भी, गुजरात महाराष्ट्र मिलाकर जो स्टेट का नेम बॉम्बे होता था। फिर लैंग्वेज बेस पे गुजरात को अलग, जो गुजराती बेस्ड एरिया है उसको गुजरात, और जो मराठी स्पीकिंग एरिया है उसको महाराष्ट्र नेम दिया गया। हरियाणा को भी पंजाब से लैंग्वेज बेस पे क्रिएट किया गया, और अब सबसे लेटेस्ट जो है तेलंगाना, वो भी लैंग्वेज बेस पे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, और बहुत सारे स्टेट्स इसके अलावा लैंग्वेज बेस पर क्रिएट किए गए हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।